लोकसभा पार्ट 2 में, लोकसभा, संसद की लोकसभा पार्ट 2 को समझो। हम यहां चर्चा करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष की। चर्चा किसकी करने वाले हैं? लोकसभा अध्यक्ष की। देखो, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही आ जाएंगे, इसमें ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों आ जाएंगे। अब देखो, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए आपका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 93 से लेकर आपको 96 तक मुख्यतः काम में आते हैं, जो केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ही बात करते हैं। ठीक है, 93 से, अनुच्छेद 93 से लेकर 96 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की जाएगी। अब आगे समझो, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए क्या प्रावधान है। सबसे पहली बात ये आती है कि लोकसभा अध्यक्ष बनाया किसको जाएगा। सबसे पहली क्या बात आएगी? लोकसभा अध्यक्ष बनाया किसको जाएगा, बताओ, जवाब लिखो। लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाएंगे? लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाएंगे, इस सवाल का जवाब दो मुझे। बोलो। देखो, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से कोई एक बनेगा। मतलब क्या है, अगर ये क्लास चल रही है तो इस क्लास का मॉनिटर, इस क्लास में बैठे सदस्य को ही बनाऊंगी मैं, किसी दूसरे क्लास के बच्चे को अध्यक्ष या मॉनिटर नहीं बना सकती। तो लोकसभा अध्यक्ष वो बनेगा या उपाध्यक्ष, दोनों की यही कंडीशन है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो बनेगा जो लोकसभा का सदस्य होगा। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो बनेगा जो लोकसभा का सदस्य होगा। ठीक है ना। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को चुनता कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव जो है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब यहां पॉइंट तुम्हें क्या ध्यान रखना है? चुनाव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव करता कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष आपस में चुनेंगे। ठीक है, आपस में चुनेंगे। तुम्हें इसमें ध्यान रखने वाली बात जो है वो क्या है? अगर मैं बात करूं अध्यक्ष, तो अध्यक्ष की जो चुनाव तिथि है, अध्यक्ष की चुनाव तिथि राष्ट्रपति तय करता है। अध्यक्ष की चुनाव तिथि राष्ट्रपति तय करता है। परंतु यहां बात आ जाए उपाध्यक्ष की चुनाव तिथि की, तो उपाध्यक्ष की चुनाव तिथि जो है वो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। पॉइंट क्लियर है या नहीं? हाँ ना में जवाब दो। पॉइंट क्लियर है या नहीं ये बताओ। देखो, पॉइंट क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगा कौन? लोकसभा के सदस्य चुनेंगे सब मिलकर। अगर अध्यक्ष का चुनाव है तो राष्ट्रपति तय करेगा तिथि। ठीक है, और अगर उपाध्यक्ष का चुनाव है तो लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा तिथि। डन? आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आगे समझो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो तीसरा हिस्सा है, देखो, योग्यता क्या हुई? सदन का सदस्य हो। चुनाव चुनेगा कौन? लोकसभा के सदस्य चुनेंगे। ठीक है ना। अब आगे देखो, विकास, सदन के सदस्य, बिल्कुल संसद के सदस्य कभी नहीं शब्द काम में लेंगे। काम में क्या लेंगे? सदन के सदस्य, लोकसभा सदन के सदस्य। आगे देखो, अगर अपन बात करते हैं शपथ की, तो यहां बिल्कुल आप सबको क्या ध्यान रखना है? चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, बच्चों इसकी गांठ बांध लेना, इस पॉइंट की, इस बात की गांठ बांध लेना कि इन उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद की अन्य कोई शपथ नहीं होती। हरिराम जी क्या पूछना चाह रहे हैं? रिप्लाई करो। किसका करना है रिप्लाई? देखो, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की शपथ, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं होती, नहीं होती, होती ही नहीं है शपथ। ये जो है यह सांसद के रूप में शपथ प्राप्त कर चुके हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सांसद के रूप में शपथ प्राप्त कर चुके हैं। बिल्कुल कोई भी कोई नहीं दिलाता की बात नहीं है। ठीक है,
लंकेश जी, शायद नाम लंकेश जी, ये ध्यान रखो शपथ ही नहीं होती है, शपथ दिलाता नहीं है, मतलब शब्द सही होगा वो क्या होगा, शपथ का उल्लेख नहीं है या पद की कोई शपथ नहीं होती, पद की कोई शपथ ही नहीं है। बिल्कुल सही समझे। चौथा बिंदु बताओ जरा, कार्यकाल कितना होगा? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने समय तक कार्य करेंगे? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अब पॉइंट ध्यान रखो, 5 वर्ष हम पढ़ते हैं, परंतु पॉइंट क्या ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष देखो होगा क्या, जैसे ही 5 साल हुए, जैसे ही 5 साल हुए होते ही लोकसभा चली जाएगी, परंतु लोकसभा अध्यक्ष जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित या जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष चुना नहीं जाता तब तक लोकसभा अध्यक्ष, पुराना जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने पद पर बना रहेगा। ये एक खास बात आपको समझनी है। 5 वर्ष हम सब बोलते भी हैं, ठीक है, 5 वर्ष हम सब बोलते हैं, सही है, मैं ये नहीं कह रही, परंतु इसमें कंडीशन क्या है, पुराना लोकसभा अध्यक्ष अपना पद तब तक नहीं छोड़ता जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता। पॉइंट समझे? क्लियर? जितेंद्र, जब शपथ ही नहीं होती तो अनुसूची 3 में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। सांसद की शपथ का उल्लेख जरूर अनुसूची 3 में है। सांसद की शपथ अनुसूची 3 में, इनकी शपथ ही नहीं होती तो उल्लेख भी कहीं नहीं मिलेगा। उपराष्ट्रपति को मनीष जी, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है ना। कार्यकाल 5 वर्ष, परंतु समझ में आ गया, परंतु पुराने लोकसभा अध्यक्ष, जो पुराना लोकसभा अध्यक्ष है वो नए लोकसभा अध्यक्ष तक पद पर बना रहेगा। चलो 5वां बिंदु क्या है? त्याग पत्र। 5वां बिंदु क्या आपको ध्यान रखना है? त्याग पत्र का। अब बताओ, अध्यक्ष त्याग पत्र किसे देगा? अध्यक्ष त्याग पत्र किसे देगा? बिल्कुल सही, उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा? अध्यक्ष को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। अब यहां बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैडम यदि अध्यक्ष नहीं हो तो, अगर अध्यक्ष नहीं होता, सीधी सी बात समझो, अगर अध्यक्ष नहीं होता तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष होता है, सिंपल सी बात है। आपस में जो त्याग पत्र है उसका ये आपस में क्या कर लेते हैं? आदान प्रदान, ये उसको दे सकता है और वो इसको दे सकता है। त्याग पत्र का पॉइंट क्लियर। अब तुम्हें अगला पॉइंट जो समझना है वो इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट समझना है वो इंपॉर्टेंट है। क्या? पद से हटाना। पद से हटाना। अब देखो, पद से हटाने को लेकर क्या बिंदु है, क्या पॉइंट है, क्या ध्यान रखना है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना हो तो कैसे हटाया जाएगा? ध्यान रखना, चाहे अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, दोनों को इसी प्रकार हटाएंगे। चाहे अध्यक्ष हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, दोनों को हटाएंगे। कैसे समझो? लोकसभा के सदस्य, जो सदस्य होंगे, जो लेकर आना चाहते हैं सदन के सदस्य, लोकसभा में संकल्प प्रस्ताव रखेंगे, संकल्प प्रस्ताव रखेंगे, ठीक है। और संकल्प प्रस्ताव रखने के बाद यदि लोकसभा में मौजूद तात्कालिक सदस्य, लोकसभा में मौजूद तात्कालिक सदस्य यदि बहुमत से, मतलब आधे से ज्यादा बहुमत से अगर इसे पारित कर देते हैं, तो अगर अध्यक्ष के लिए पारित होगा तो अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा, और अगर उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तो उपाध्यक्ष, अगर अध्यक्ष का पद रिक्त होगा
तो अध्यक्ष के लिए अगर पारित होगा तो अध्यक्ष का रिक्त हो जाएगा, और अगर उपाध्यक्ष के लिए पारित होगा तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा। देखो, लोकसभा के अगर सदस्यों को, अध्यक्ष को हटाना है तो सदस्य जो है वो संकल्प प्रस्ताव लाएंगे। तात्कालिक सदस्यों द्वारा, मतलब जितने मौजूद हैं, उपस्थित हैं, उन सदस्यों द्वारा बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, दोनों को ही हटा दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दोनों को हटा दिया जाएगा, परंतु उन्हें हटाने से पहले 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उन्हें देनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, एक पॉइंट आपको 14 दिन पहले उन्हें बताना पड़ेगा। मतलब लोकसभा में प्रस्ताव रखने से 14 दिन पहले उनको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, अगला पॉइंट समझो। पद से हटाना क्लियर। अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों की। ये तो लोकसभा अध्यक्ष के कुछ पॉइंट्स हो गए। शपथ, त्यागपत्र, चुनता कौन है। ठीक है, अब अपन चर्चा करेंगे। राकेश, मैं क्वेश्चन आपके बाद में पढ़कर जवाब दे दूं, बाद में पढ़े और फिर जवाब दे दूं, वो चलेगा? एक बार मैं पढ़ा लूं। हरिराम, क्लास 1 घंटे या हो सकता है 1 घंटे से पहले, आज लोकसभा कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 1 घंटे में हो जाएगी, 1 घंटा चलेगी। बिल्कुल, ओम बिरला जी हमारे ही क्षेत्र से हैं। क्या प्रश्न क्या है राकेश? मैं क्वेश्चन जवाब बाद में दे देती हूँ, 1 मिनट। देखो, लोकसभा अध्यक्ष के अपन कार्यों की बात करेंगे या उसकी शक्तियों की बात करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या वह काम करता है। करेक्ट टाइम 1 घंटा होगा। हरिराम, करेक्ट टाइम की बहुत है आपको। हरिराम जी, आप टाइम को लेकर इतने पंक्चुअल लग रहे हैं। 4 बजे तक चलेगी, ठीक है ना? अब देखो, कार्य में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि लोकसभा सदन की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के रूप में जितने भी कार्य होंगे ना, सारे करेंगे, समझो। दूसरा, गणपूर्ति की जांच करता है। हमने कल डिस्कस किया था गणपूर्ति 1/10। गणपूर्ति क्या है? 1/10। सदन में कोई भी कार्यवाही संचालित होती है, कोई बात नहीं हरिराम जी, कोई बात नहीं, मैं ऐड हुए, अच्छे से पढ़ो। सदन में अगर कार्यवाही संचालित होती है, सदन में कार्यवाही संचालित तब होगी जब सदन में 1/10 कोरम जिसे कहते हैं। कई बार, एक बार कल बच्चे ने पूछा था मैडम, कोरम और गणपूर्ति एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? 1/10 अगर 1/10 गणपूर्ति अगर 1/10 होगी, मतलब यूं मान के चलो कि 500 लोग हैं तो 50 लोग कम से कम उपस्थित होने चाहिए, तभी कार्यवाही संचालित होगी, अन्यथा कार्यवाही संचालित नहीं होगी। ठीक है, तीसरा बिंदु हमें क्या ध्यान रखना है कि आवश्यकता पड़ने पर सदन को अध्यक्ष क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। कोई भी मान लो अभद्र व्यवहार हुआ या कोई भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि सदन के सदस्य अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या शांति भंग हो गई, किसी भी परिस्थिति में सदन को वह भंग कर सकता है। चौथा बिंदु क्या है? सदन के व्यक्तियों को निलंबित कर सकता है। सदन के व्यक्तियों को निलंबित कर सकता है। सदन के व्यक्तियों को निलंबित मतलब अगर लगता है कि कोई व्यक्ति डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, जैसे होता नहीं कि क्लास में कोई बच्चा अगर बदमाशी करता है तो क्लास से टीचर कहता है मेरी क्लास से बाहर हो जाओ, ठीक है, मेरी क्लास में 2 दिन बाहर रहेगा तू। ऐसा नहीं होता कि मजे हो गए उसके छुट्टी हो गई 1 घंटे मजे करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ समझो, अगर कोई व्यक्ति सदन का अगर सदस्य है, सदस्य कह सकते हो, व्यक्ति नहीं, सदस्य जो है अगर कुछ भी गलती करता है या आवश्यकता पड़े तो उसे आप निलंबित या कह सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सस्पेंड। प्रकाश जी सही पकड़े आप, सस्पेंड। पॉइंट समझ में आया?
बिल्कुल 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 संतोष जी, आप सही इस चीज को समझे। आगे देखो, पांचवा बिंदु, अगला पॉइंट समझो। चार तो समझ में आ गए, ऊपर चलते हैं। पांचवा बिंदु ये समझो, संयुक्त बैठक, सबने नाम सुना है जहां तक मुझे पता है, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108, ठीक है। अब संयुक्त बैठक जो है उसकी चर्चा हम आपके संसद की प्रक्रिया में करेंगे, जो शायद परसों स्टार्ट हो जाएगी अपनी। कल अपन राज्यसभा पढ़ेंगे और परसों अपन संसद की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो प्रक्रिया में धीरे 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 चीज, पॉइंट आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। संयुक्त बैठक इतना समझ लो, संयुक्त बैठक में क्या समझना है, संयुक्त बैठक में आपको केवल इतना सा पॉइंट समझना है कि जब किसी एक विधेयक पर 118 में भी है, बिल्कुल है, मैं बात कर रही हूं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी एक पॉइंट को समझो, संयुक्त बैठक कहां सबसे पहले कहां वर्णित है, 108 में। तो संयुक्त बैठक तब लाई जाती है जब किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाए, हाँ कर रहा है, मना कर रहा है, ठीक है। अगर दो सदन में मतभेद उत्पन्न हो जाए, अगर दो सदन में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। तो संयुक्त बैठक 108 में, अब उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, वो मिलेगा आपको अनुच्छेद 118 में, ठीक है। अब पॉइंट बताओ मुझे, चलो इस प्रश्न का जवाब दो, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, मुझे जवाब दो। मैं जवाब का वेट कर रही हूं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूं कि अगर अध्यक्ष भी नहीं हो और अगर अध्यक्ष नहीं हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। जवाब मिल रहा है मुझे। गौरव पटेल जी कहाँ थे आप, शायद 2 दिन से आए हैं क्लास में आज। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपाध्यक्ष, आगे आगे चलो, मैं सही जवाब दूंगी, तो तुम्हारे क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ। जितेंद्र जी, लीलाधर, मदन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी बच्चों का इसमें। विकी, प्रोटेम स्पीकर कहां से ले आए, ना प्रोटेम स्पीकर केवल शपथ दिलाने के लिए, खत्म वही उसका काम। रामनिवास जी नहीं, मनोज, राज, बिल्कुल बिल्कुल राजू, जितेंद्र। देखो पॉइंट समझना, अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं है तब नंबर आएगा सभापति का। ध्यान क्या रखना है, अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं तो सभापति। अब ऐसे तो पूछते चलो, चाहे सभापति नहीं हो तो उपसभापति, उपसभापति नहीं हो तो, ठीक है। ऐसी कंडीशन नहीं आती है कि आपके 2 सदन है, दोनों सदन के 4 बड़े पद जो हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं, वो चारों ही खाली हो, तब आपको संयुक्त बैठक करने की आवश्यकता नहीं है, पहले उन पदों को भरने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। ठीक है, देखो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बिल्कुल हीना, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आगे देखो, अगला नेक्स्ट अगला पॉइंट हमें क्या समझना है, चलो दल बदल लेते हैं। दल बदल, दल बदल, ठीक है। अब दल बदल के आधार पर अगर कोई सदन में सदस्य अगर दल बदल लेता है तो दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कौन करेगा, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनुसूची 10 मैं समझ रही हूं पॉइंट को। अब बात आती है अपने
अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट की बात क्या है, सबने नाम सुना होगा, हाँ या ना भरना। जितेंद्र, संयुक्त बैठक अभी तक 3 बार बुलाई है, ठीक है ना, 3 बार बुलाई है, सबने सुना है ना, जवाब मिल गया मुझे। देखो, धन विधेयक अनुच्छेद 109, तो बहुत प्रकार के विधेयक में से 4 अपन पढ़ते हैं। 4 विधेयक मूलतः साधारण, धन, वित्त और संविधान संशोधन। अब इन विधेयकों पर विस्तृत चर्चा अपन संसद की प्रक्रिया में करेंगे परसों, ठीक है। इससे पहले केवल इतना ध्यान रख लो, एक विधेयक है जिसका संबंध धन से है, ठीक है, करों से है, टैक्स में परिवर्तन, कर को बढ़ाना घटाना, संचित निधि से खर्चा करना, ठीक है। इस प्रकार जो धन विधेयक है वो 109 में क्या कहता है कि धन विधेयक, कोई भी विधेयक, ध्यान रखना, कोई भी विधेयक धन है या नहीं उसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसकी घोषणा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है। विकी, क्या पूछना चाह रहे हो, मैं समझी नहीं। धन विधेयक की घोषणा 109 में लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यूं समझो, धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। चलो, राजेंद्र जी है, सुनील है, प्रवीण है, एक ऑप्शन लिख रहे हैं 110 110 110। तो धन विधेयक 2 आर्टिकल में है, 109 और 110 में, ठीक है ना, बात समझे। 109 और 110 में, दोनों में अंतर समझो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है परसों तक आपसे इंतजार ना हो। तो 110 कह रहा है कि धन विधेयक को लोकसभा में रखेंगे, ठीक है, लोकसभा में रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष उसकी घोषणा करेगा और धन विधेयक को किसी भी सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति से उससे पूर्वानुमति ली जाएगी। यह बात कहां लिखी, 109 में, ठीक है ना। पर एक बात ध्यान से सुनो, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, उसकी जो परिभाषा है कि धन विधेयक कौन सा होगा, उसकी जो परिभाषा है वो 110 में है। वो कहां है, 110 में। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर। धन विधेयक कहां रखा जाएगा, किसकी अनुमति से रखा जाएगा, कौन उसकी घोषणा करेगा। 14 दिन में, राज्यसभा को 14 दिन में अनुमति देनी है, 14 दिन में जवाब नहीं देता तो पारित माना जाता है। ये जो सारे पॉइंट पढ़ोगे ना धन विधेयक को लेकर, वो कहां मिलेंगे, 109 में। 110 में केवल यह पॉइंट मिलेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, मतलब धन विधेयक की परिभाषा मिलेगी 110 में। पॉइंट क्लियर। नरू, कमलेश, जितेंद्र, 111 जितेंद्र, राष्ट्रपति की शक्तियों को, वीटो शक्तियों को, उस पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, राष्ट्रपति के पार्ट 3 में होगा जहां तक मुझे पता है, ठीक है, तो आप उसे जरा देख लीजिएगा। आगे देखो, अगला जो पॉइंट है वो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, यदि पक्ष विपक्ष दोनों बराबर हो जाए, पक्ष विपक्ष दोनों बराबर। अब पॉइंट को समझो। चलो, जितने भी बॉयज हैं वो तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। क्रिकेट में होता है ना गेम टाई होना, क्रिकेट में क्या होता है, गेम टाई होना। बताओ, गेम टाई होना, समझे क्या होगा, बराबर बॉलिंग पे, मतलब 50 रन इसके 50 रन इसके, गेम टाई होगा, इसी को कहते हैं, हाँ ना। वैसे ही यदि लोकसभा में कोई विधेयक रखा, उस पे 50 ने हाँ कर दिया, 50 ने ना कर दिया, अब बात पलड़ा कैसा हो गया, बराबर हो गया ना। एक तरफ ये भी 50 ही हाँ कर रहे हैं, 50 ही ना कर रहे हैं। खास बात समझो, लोकसभा अध्यक्ष सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देता। जो अध्यक्ष होगा वो परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति में वोट नहीं देता, केवल एक को छोड़कर वो वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उस पद को निष्पक्ष होना होगा। उस पद को क्या होना होगा, निष्पक्ष। अगर उसे ही वोट देना है, हाँ ना जवाब देना है, तो वो कभी भी निष्पक्ष नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, कभी भी निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए एक पॉइंट को समझो, अगर मुझे गर्ल वर्सेस बॉयज कोई गेम खिलाना है और कोई भी बातचीत चल रही है, कोई विवाद चल रहा है, ठीक है,
अब अगर मुझे यूं लगे कि भाई मुझे भी वोट देना है, मैं अध्यक्ष हूं, मुझे भी वोट देना है, तो ऑफकोर्स है मैं पक्षपात, बुरा मत मानना, मैं पक्षपात लड़कों के साथ करूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट रह गया उधर, तो गर्ल्स का तो अगर मैं अध्यक्ष हूं, मेरे पास पावर है और अगर मुझे वोट देना है तो मैं जो पक्षपात है वो करूंगी। पर अगर मुझे वोट नहीं देना, ना मुझे लड़कों को देना है, ना मुझे गर्ल्स को देना है, ना बॉयज को, किसी को वोट नहीं देना, तो मैं किसी भी चीज को लेकर, मेरे सब एक जैसे होंगे, सब बराबर होंगे, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, इसलिए अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं होता। परंतु जब बात आ जाए 50-50, 50 हाँ 50 ना, अब मैं क्या करूंगी, अध्यक्ष अब वोट देता है और अध्यक्ष वोट देगा और उसके वोट से क्या होगा बताओ, निर्णय होगा, उसके वोट से क्या होगा, निर्णय होगा, इसलिए उसे कहा जाता है निर्णायक मत, जो मिलेगा अनुच्छेद 100 के पहले सब क्लॉज में। निर्णायक मत, वो निर्णय करता है। लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं देता, निर्णायक मत देता है, ऐसा मत देता है जो निर्णय करता है। क्या आप सबको समझ में आया, मुझे बताइए जरा। प्रवीण जी, महान्यायवादी वोट नहीं दे सकते, हमने डिस्कस किया था ये चीजें, ठीक है ना। चलो, पॉइंट समझ में आया। अब देखो, सबसे बड़ी बात तुम्हें क्या समझनी है, मैंने पहले जो 4 पॉइंट बताए थे ना, वो महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम में नहीं आते हैं, मैं साफ कह रही हूं, महत्वपूर्ण भी नहीं है और एग्जाम में भी नहीं आते हैं। पर ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखे, यह महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम में बार बार पूछे गए भी हैं और आने की संभावनाएं बनती हैं। मैंने लिख दिया सारे पॉइंट, आगे उनके लगभग आपको आर्टिकल भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब आगे देखो, चलो एक और पॉइंट समझ लेते हैं, सिंपली पूछ लेगा, वैसे तो पता होना चाहिए तुम्हें, और कुछ नहीं है। संसद व राष्ट्रपति, संसद व राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार, संसद व राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। पत्र व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर संसद और राष्ट्रपति के मध्य कोई भी पत्र व्यवहार हो रहा है तो करेगा कौन, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये हमने लोकसभा अध्यक्ष की 9 शक्तियों पे चर्चा कर ली, 9 कार्यों पे चर्चा कर लिया, ठीक है। अब एक बात दिमाग में पूरी तरह से क्लियर करो, अगर अध्यक्ष नहीं है तो ये सारी शक्तियां, ये सारे प्रावधान उपाध्यक्ष पर लागू हो जाएंगे। मतलब अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद संभालता है। ये आपके लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर जो प्रावधान थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब अपन अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित कोई विशेष तथ्य जैसे अभी चर्चा कर लेते हैं अपन। विशेष तथ्यों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्पीकर का पद है, आपके यहाँ भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। 1919 के आधार पर 1921 में भारत में सबसे पहला स्पीकर, भारत में सबसे पहला स्पीकर अध्यक्ष बताओ किसे बनाया गया, फ्रेडरिक व्हाइट को। क्या समझे, विशेष तथ्यों में सबसे पहला बिंदु क्या ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर 1921 में, देखो इससे पहले गवर्नर जनरल जो थे वो अध्यक्षता करते थे, 1921 में इसे बदल दिया और स्पीकर द्वारा अध्यक्षता की गई। तो स्पीकर कौन थे, पहले स्पीकर 1921 में जो स्पीकर का पद शुरू हुआ तो पहले स्पीकर बनाए गए फ्रेडरिक व्हाइट। और चलो इसी में बात करते हैं, ये तो अध्यक्ष हो गए थे, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर या आप कह सकते हैं उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट थे और अध्यक्ष जो थे वो फ्रेडरिक व्हाइट थे और उपाध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा।
उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। पॉइंट समझ में आया? अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये पहला बिंदु था। 1921 में स्पीकर फ्रेडरिक व्हाइट और उपाध्यक्ष अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट और उपाध्यक्ष डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। अगला पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट आपको समझना है वो क्या है? आजाद भारत के, ये तो आजादी से पहले की बात हो गई ना, आजाद भारत के प्रथम अध्यक्ष, आजाद भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताओ जरा? मुझे पता है ये तो आप सबको पता होगा ही होगा। गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। वंदना जी लेट है, बिल्कुल अंग्रेज था क्या? बिल्कुल सुनीता अंग्रेज ही, अंग्रेज मतलब ब्रिटिश ही थे। प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। बताओ प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बोलो जरा, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंकर, अनंत शयनम अयंकर। पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर, पहले उपाध्यक्ष अनंत शयनम, अनंत शयनम अयंकर, आयंगर सॉरी आप कह सकते हो आयंगर। ठीक है, ये इसके दो बिंदु। तीसरे बिंदु पे अपन चर्चा करते हैं। जो तीसरा तथ्य है, बताओ सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? अध्यक्ष के पद पे सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था? बलराम जाखड़। 80 से 89 हो गया था, ये देख लो। सबसे पहला जीवी मावलंकर, सबसे सर्वाधिक कार्यकाल वाला अध्यक्ष, सर्वाधिक कार्यकाल वाला अध्यक्ष बलराम जाखड़। चलो अगर सर्वाधिक है तो न्यूनतम बताओ, न्यूनतम कार्यकाल बलिराम भगत। अब देखो याद करने में भी आसानी हो जाती है, याद करने में भी आसानी हो जाती है और याद करने में आसानी हो जाती है, प्लस कभी कभी बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है क्योंकि दोनों ही बलराम बलिराम बलराम बलिराम है। तो इसको हल्का सा, जैसे कि मैंने भी पहली बार पढ़ा था तब मैं भी कंफ्यूज हुई थी, ठीक है ना, मैं कंफ्यूज हुई थी, ठीक है, मैं कंफ्यूज हुई थी। तो मैंने याद कैसे किया, मैंने याद कैसे किया था, इसको याद कर लिया था कि भगत कम होते हैं, भगत कम होते हैं, तो बलिराम भगत, कॉन्सेप्ट क्लियर? बलिराम भगत, भगत कम होंगे तो भगत का क्या हो गया, कम हो गया कार्यकाल, ठीक है ना भाई। जाखड़, बलराम जाखड़ याद करना है, बलिराम भगत, भगत होंगे कम, ठीक है, भगत होंगे, भगत क्या होंगे, कम। देखो 76 से 77, इसका कार्यकाल केवल, इसका कार्यकाल केवल 1 ही साल रहे थे। कोई बात नहीं, जहां कहीं के भी हो, ये समझे। अब देखो पांचवा बिंदु एक और देखो, ऐसा कौन सा लोकसभा अध्यक्ष था जो राष्ट्रपति बना? ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जो राष्ट्रपति पद पर भी काम कर चुके हैं? बिल्कुल, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। समझ में आया? अब देखो ये 5 बिंदु हो गए अपने। 5वें के बाद चलो इसमें एक हल्का सा डिस्कस करते हैं। प्रथम महिला बताओ जरा, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष
पहली महिला अध्यक्ष, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मीरा कुमार। मीरा कुमार, कुमारी मत लगाना इसके आगे। एक बार क्लास में ऐसे ही हुआ था, बच्चे ने सोचा कि मैडम ने शायद गलत बोल दिया, उसने कुमारी लगा दिया था। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है। तो प्रथम महिला मीरा कुमार। 6 पॉइंट हो गए इसको लेकर। मुझे ये बताओ 7वें बिंदु पे कि पद पर रहते हुए निधन किसका हुआ था? पद पे रहते हुए निधन, पहला व्यक्ति कौन था जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ था? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। और दूसरा व्यक्ति कौन था जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ था? जीएमसी बाल योगी। जीएमसी बाल योगी। ये दो ऐसे व्यक्ति या आपके अध्यक्ष रहे हैं जिनका पद पे रहते हुए क्या हुआ है? पद पे रहते हुए उनका निधन हुआ है। तो ये आपका 7वां फैक्ट इसको लेकर, तथ्यों से तथ्य। अब एक पॉइंट आपको और इसमें क्या पता होना चाहिए, एक पॉइंट और क्या पता होना चाहिए कि 1996 के बाद में, 96 के बाद में अध्यक्ष तो भाई जिसका बहुमत होता है, मतलब सत्ता में जो पार्टी होती है उसका खास व्यक्ति अध्यक्ष बनाते हैं। सत्ता में जिसके लीडरशिप होगी, जो सत्ता में होगी, उसके या उसका कोई व्यक्ति या लोकसभा का जो सदस्य होते हैं, तो जिसकी सत्ता में पार्टी होती है उसका अध्यक्ष होता है। हमें ये बात पता है। पर मुझे ये बताओ उपाध्यक्ष किसका होगा? पहले 1996 से पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सत्ता के पार्टी के होते थे। ठीक है, अब आपको क्या समझना है? उपाध्यक्ष किसका होगा ये बताओ जरा, बोलो उपाध्यक्ष किसका होगा? पुखराज जी बिल्कुल सही पकड़े पॉइंट को। बिल्कुल बिल्कुल, किसका होगा? विपक्ष का होगा। चलो बताओ वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, अब बताओ वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? जवाब दो। बताओ उपाध्यक्ष कौन है? दो जवाब। उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष कौन है? हाँ बिल्कुल वंदना जी, सही है आप। मुझे तो ये बताओ उपाध्यक्ष कौन होगा? कितने सारे जवाब आ रहे हैं। रवि जी बॉन्ड को बिल्कुल सही पकड़े, उपाध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है। बिल्कुल रवि जी पॉइंट को बिल्कुल सही पकड़े, रवि ने सही जवाब दिया। अभी नहीं बना, अभी नहीं है इस पद पे, इस पद पे अभी कोई भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो चर्चा है वो हमारी पूरी होती है।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो चर्चा थी वो क्या हो गई, पूरी हो गई। अब अपन लोकसभा के अंतिम पड़ाव पर, लोकसभा के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर है, वो क्या है, लोकसभा की शक्तियां। लोकसभा की शक्तियों पे चर्चा करते हैं। पहले शक्तियां कंप्लीट समझ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के जवाब अपन बाद में देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको यह समझना है कि लोकसभा के हाथ में व्यवस्थापिका मतलब कानून निर्माण करना, मतलब विधायी शक्तियां क्या क्या है। लोकसभा के हाथ में कानून निर्माण करने की क्या शक्ति है, क्या विधायी शक्तियां हैं, ठीक है ना, क्या विधायी शक्तियां हैं। तो यूं समझो कि कोई भी विधेयक अगर बनाया जाता है, यदि उसका निर्माण किया जाता है, तो लोकसभा में वह विधेयक पारित होना आवश्यक है। चाहे कोई भी विधेयक हो, वह तभी पूर्ण होगा, तभी जारी रहेगा, तभी बनेगा जब वह लोकसभा में, देखो राज्यसभा की भी बात करेंगे, यहां केवल लोकसभा के शक्तियों की बात है, केवल लोकसभा के शक्तियों की, ठीक है। तो लोकसभा में पारित होगा, पहला पॉइंट क्लियर। इस विधायी शक्ति में दूसरा बिंदु आपको क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट कि कोई भी कानून का बनाया जाएगा, पारित होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट आपको यह समझना है कि संयुक्त बैठक, अगर आप देखो साधारण, जैसे कह सकते हैं कि साधारण विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अब पॉइंट समझो, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट मुख्यतः क्या है, संयुक्त बैठक में लोकसभा के कितने, राज्यसभा के कितने, हाँ या ना, इतने। अब मुझे बताओ ज्यादा किसके हैं, ज्यादा किसके हैं, लोकसभा के ज्यादा है। अब देखो संयुक्त बैठक में कहा जाता है कि संयुक्त बैठक बुला भले लो, परंतु संयुक्त बैठक में बोलबाल या किसके अनुसार निर्णय होता है, किसके अनुसार निर्णय होता है, संयुक्त बैठक में लोकसभा के अनुसार ही निर्णय होता है, लोकसभा के अनुसार ही निर्णय होगा, क्योंकि संख्या ज्यादा किसकी है, लोकसभा की है। तो अगर संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो संयुक्त बैठक में कानून निर्माण करने का जो बहुत बड़ा श्रेय है, या कानून निर्माण जो है वो किसके अनुसार होता है, लोकसभा के अनुसार होता है। तो लोकसभा की विधायी शक्तियों में ध्यान क्या रखना है, जितने भी विधेयक हैं वह लोकसभा में पारित होने आवश्यक है। दूसरा, संयुक्त बैठक में लोकसभा के सदस्य ज्यादा हैं, ठीक है, इसलिए संयुक्त बैठक में बनाए गए कानून पर अधिक प्रभाव लोकसभा के सदस्य का होता है, ठीक है। यह आपकी हुई विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के बाद अपन चर्चा करते हैं कार्यपालिका शक्ति पे। देखो कार्यपालिका शक्ति, अब जो बच्चे मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको यह पता है कि कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका मतलब कानून को लागू करना, और कानून को लागू करने के लिए हम मुख्यतः किसका नाम जानते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री। देखा जाए तो मूल रूप में यही काम करेंगे। अब देखो लोकसभा आपकी मंत्री परिषद को कैसे नियंत्रित करती है, समझो। कार्यपालिका शक्ति में लोकसभा सबसे पहला काम, मंत्री परिषद लोकसभा के बहुमत पर टिकी होती है, या यूं कह सकते हो मंत्री परिषद का कार्य लोकसभा के बहुमत पर टिका होता है। लोकसभा ने जिस दिन मना कर दिया उस दिन पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। जिस दिन लोकसभा ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया उस दिन पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। अब समझो, पॉइंट को समझना, मंत्री परिषद बनाता भी कौन है, लोकसभा का बहुमत, बनाता भी कौन है, लोकसभा का बहुमत। परंतु, और अगर आगे परंतु नहीं, अगर मैं बात करूं समाप्त, तो मंत्री परिषद को लोकसभा समाप्त भी कर सकती है। अब देखो, मंत्री परिषद लोकसभा के बहुमत से बनती भी है और बिगड़ती भी है, ठीक है।
बनती भी है और बिगड़ती भी है। पॉइंट को समझे या नहीं समझे? बना लोकसभा, भाई मंत्री जो है वो लोकसभा के बहुमत से बनते हैं, और जैसे ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो आपकी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो पहला कार्यपालिका शक्ति समझ में आई। दूसरी कार्यपालिका शक्ति, जो दूसरी कार्यपालिका शक्ति है, दूसरी कार्यपालिका शक्ति क्या कहती है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होंगी, सामूहिक उत्तरदायी होंगी, सामूहिक उत्तरदायी होंगी। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होंगी, सामूहिक उत्तरदायी होंगी। मनु क्या हुआ? किस चीज के लिए पूछ रहे हो? ठीक है, देखो सामूहिक उत्तरदायी मतलब लोकसभा के प्रति पूरी मंत्री परिषद जिम्मेदार होगी। तो यूं समझो कि अगर कोई सही है तो सबकी जिम्मेदारी, अगर गलत है तो भी सबकी ही जिम्मेदारी होती है। सामूहिक उत्तरदायी। तो कार्यपालिका शक्ति में आपको दो शक्तियां ध्यान रखनी है। मंत्री परिषद लोकसभा के बहुमत से बनती है और लोकसभा के बहुमत से ही समाप्त होती है। मंत्री परिषद लोकसभा में सामूहिक उत्तरदायी होगी, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी। अब देखो, सुहानी क्विज शाम को होगी 7 बजे। देखो अब आगे समझो, कार्यपालिका शक्ति हुई। कार्यपालिका शक्ति के बाद अपन चर्चा करेंगे वित्तीय शक्ति। लोकसभा हमारे वित्त को लेकर, धन को लेकर क्या प्रावधान रखती है? वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। अब देखो वित्तीय शक्ति में आपको क्या समझना है बच्चों? वित्तीय शक्ति में पहला पॉइंट तो आपको यह पता होना चाहिए कि धन विधेयक, वित्तीय एक तरह से धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक को सबसे पहले बताओ कहां रखा जाएगा? सबसे पहले बताओ कहां रखा जाएगा? लोकसभा में। ठीक है, धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। अब देखो दूसरा बिंदु तुम्हें क्या ध्यान रखना है? बिल्कुल बिल्कुल कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। अब आगे तुम्हें क्या ध्यान रखना है? धन विधेयक लोकसभा। अब देखो तुमने एक पॉइंट, एक शब्द सुना है संचित निधि, बोलो हाँ या ना। तुमने एक पॉइंट सुना है संचित निधि बच्चों, संचित निधि। हाँ दुर्गेश, मेरे पॉलिटिकल में फुल नंबर आते हैं। देखो संचित निधि, अगर अपन बात करते हैं संचित निधि, नवीन चाहर जी इतना बड़ा क्या लिखा है, मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगी। ठीक है ना, अभी पॉइंट देखो, संचित निधि लोकसभा में निहित होती है। संचित निधि लोकसभा में निहित होती है। लोकसभा में देखो संचित निधि में पैसा किसका आता है? जनता का। खर्च भी कौन करती है? खर्च भी किसके लिए होता है? जनता के लिए। सरकार करती है जनता के लिए, बिल्कुल। बड़े मंत्री नहीं, छोटे मंत्री भी, प्रधानमंत्री, छोटे मंत्री, सांसद, राष्ट्रपति और आपके जो जितने भी जो केंद्र गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के नियंत्रण में अधिकारी होते हैं ना, सबका वेतन यहीं से जाता है। अगर आप कोई मान लो कोई रेलवे का फॉर्म भर रहा है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का अगर कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म का अगर फिल करता है तो पैसा यहीं जाता है। ठीक है, और अगर सरकार कोई खर्चे के लिए निकलता है तो यहीं से निकलता है। सीधा सा पॉइंट समझो। अब संचित निधि पूरी की पूरी किसके नियंत्रण में है? जब पैसा जाता जनता का है और खर्च भी जनता के लिए होता है, तो मुझे बताओ कौन सा सदन है जो जनता के सबसे ज्यादा नजदीक है? वो क्या है? वो क्या है? लोकसभा। वो क्या है? लोकसभा। पॉइंट क्लियर? हाँ या ना? ये हो गई आपकी वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखेंगे। संचित निधि, संचित निधि क्या समझना है? संचित निधि का नियंत्रण लोकसभा के हाथ में होता है। संचित निधि का
नियंत्रण जो है वो लोकसभा के हाथ में होता है। ये इसकी तीसरी शक्ति हुई। चौथी शक्ति संविधान संशोधन शक्ति। क्या लोकसभा संविधान में संशोधन करती है? बिल्कुल। लोकसभा 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है। यदि लोकसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं करे तो विधेयक पारित या संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होता। छोटा सा पॉइंट। पांचवा बिंदु तुम्हें क्या ध्यान रखना होता है? चलो अब ये सवाल मेरा तुम लोगों से है, जवाब देना, ठीक है। आपस में बहुत कर ली बातें, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। लोकसभा किस किस के निर्वाचन में भाग लेती है? बताओ जरा। लोकसभा किस किस के निर्वाचन में भाग लेती है? खूब बातें करते हो, सारे दिन आपस में बातें करते हो। तुम पहले आ जाया करो लाइव और फिर आपस में बातें कर लिया करो, या मेरे जाने के बाद कर लिया करो। बिल्कुल 368 है मनु, आप सही समझे। 368 में किस किस के, सबका नाम बताओ। संपत जी, दीक्षित जी, सॉरी दीक्षित जी, किस किस के भाग बदलेती है बताओ। अरे बिट्टू जी आप भी थे, मुझे लगा आज बिट्टू जी तो आए ही नहीं होंगे। अच्छा हरी राम मेरे चुगलियां करते हैं, मत किया करो, पढ़ा करो। मीना जी पढ़ा ही रही हूं मैं, आपको बातें ही कर रहे हैं, अपन पढ़ ही रहे हैं। सुनील ने, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेती है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेती है। लोकसभा अध्यक्ष। तो मुझे बताओ लोकसभा किस किस के निर्वाचन में भाग लेती है? राष्ट्रपति, ठीक है, बोर्ड पे नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, 3 के निर्वाचन में भाग लेगी। तो आपके शक्तियों में जो 5वां पॉइंट था निर्वाचन का, वो भी हमने क्या कर दिया, क्या हो चुका है अपना, कंप्लीट। अब देखो छठा पॉइंट है कुछ अन्य शक्तियां। कुछ आप कह सकते हैं अन्य शक्तियां, छठा पॉइंट आपका। देखो एक बात समझो, महाभियोग, आप ये कह सकते हो राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति महाभियोग 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक है। अगर लोकसभा राष्ट्रपति महाभियोग में 2/3 बहुमत से पारित नहीं करेगी तो राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सकता, पहला पॉइंट। दूसरा हिस्सा देखो इसका, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग, बात को समझना, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा द्वारा लाया जाता है, अगर महाभियोग सबसे पहले राज्यसभा में रखा जाए या राज्यसभा लेकर आती है तो लोकसभा इसकी जांच कर सकती है। लोकसभा इसकी जांच, लोकसभा जो है वो इसकी जांच कर सकती है, ठीक है। अगला देखो, अगला बिंदु क्या समझना है, राष्ट्रपति को हटा दिया, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए लोकसभा में अगर बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं होता तो उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जाएगा। पॉइंट समझो, हम सब जानते हैं कि मैडम उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में हटाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। बिल्कुल, सबसे पहला प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाता है, पहला प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाता है, परंतु यदि वह लोकसभा में पारित नहीं हो, ध्यान से सुनो,
अगर लोकसभा में वो प्रस्ताव पारित नहीं हो तो उपराष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सकता। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित होना आवश्यक होता है। आगे देखो, ये हमारा अंतिम पॉइंट है इसका, ठीक है। अगले अंतिम पॉइंट को देखो, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल में अगर घोषणा को वापस लेना है, अगर आपातकाल को समाप्त करना है, तो एक पॉइंट समझना, अगर लोकसभा में बैठे 1/10 सदस्य, पॉइंट को समझना, अगर आपातकाल को वापस लेना है, आपातकाल को वापस लेना है तो लोकसभा के 1/10 सदस्यों की अनुशंसा, लिखित अनुशंसा मतलब लिखित आवेदन पर, अगर लोकसभा के 1/10 सदस्य अगर लिखित आवेदन पेश कर दे तो या तो राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 14 दिन के भीतर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, और संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद हो सकता है आपातकाल को वापस ले लिया जाए या आपातकाल समाप्त हो जाए। तुम्हें केवल इतना समझना है कि 1/10, क्या समझना है, 1/10 लोकसभा के सदस्य यदि लिखित में अनुशासन या लिखित में परामर्श दें तो 14 दिन के भीतर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, या तो राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और उस संयुक्त अधिवेशन के बाद हो सकता है राष्ट्रपति अपना आपातकाल को वापस ले ले या आपातकाल को समाप्त कर दे। ठीक है, ये हमारा जो लोकसभा है संसद का चैप्टर वो कंप्लीट है। मेरी कोशिश पूरी है कि मैंने आपको छोटे से लेकर बड़ा पॉइंट सारा समझाया है। ठीक है, छोटे से लेकर जो बड़ी बात होती है वो मैंने बिल्कुल लिखी हुई है। पूजा 14 दिन पहले मतलब 14 दिन के भीतर 14 दिन पे विचार विमर्श होगा, तो 14 दिन आप यूं कह सकते हो कि 14 दिन से पहले लिखित में अनुशंसा जारी होनी चाहिए।